क्या ब्रिटेन और फ्रांस ने रूस के खिलाफ सीधे जंग का ऐलान कर दिया है? क्या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और एआई डेटा शेयरिंग का मॉडल ट्रंप पर नया दबाव बनाएगा? क्या यूरोप का प्रॉक्सी युद्ध अब पुतिन से सीधे टकराव में बदलने वाला है? कीव से आई इस तस्वीर ने रूस यूक्रेन जंग की नई दिशा तय कर दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने अपने पहले ही कीव दौरे पर यूक्रेन को सीक्रेट मिसाइल तकनीक देने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब यूक्रेन के अंदर ही मिसाइल प्रोडक्शन का रास्ता साफ हो गया है। Well, thank you so much, Vladimir. We're proud to support you. And I felt it was important to come on this, my first overseas visit since coming into office, because previous Prime Ministers have been here, and my predecessor Keir was a big supporter, helped bring about the Coalition of the Willing. I felt I needed to come to make sure that you knew and the people know that there's no change in Britain's support. You know, we will not be here today, gone tomorrow. You know, we will be there for you. ब्रिटेन के ऐलान के बाद क्रेमलिन में खलबली मची हुई है, लेकिन ज़ेलेंस्की को जंग में जैकपॉट लग गया है, क्योंकि एक अरसे से वो ट्रंप और यूरोप के देशों से मिसाइल बनाने की तकनीक मांग रहे थे। लेकिन ब्रिटेन ने ज़ेलेंस्की की मुराद 2026 में पूरी कर दी है। अब कीव में ही लंबी दूरी की स्कैल्प क्रूज मिसाइल बनाने का रास्ता साफ हो गया है। यूक्रेन जिस मिसाइल का प्रोडक्शन कीव में शुरू करेगा, उसे ब्रिटेन में स्टॉर्म शैडो कहा जाता है। ये मीडियम दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसे फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर बनाया है, जिसकी रेंज 2050 से 500 किलोमीटर है। इसमें 450 किलो का ब्रॉच टैंडम 2 स्टेज का वॉरहेड लगा होता है। पहले स्टेज में यह ठोस कंक्रीट या मिट्टी को छेदता है, दूसरे स्टेज में अंदर जाकर विस्फोट करता है। इस मिसाइल को एयरक्राफ्ट से लॉन्च किया जाता है और बंकर को ध्वस्त करने में काम आती है। यूक्रेन पहले ही स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल रूसी ठिकानों, कमांड पोस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले के लिए कर चुका है। वो अपनी सस्ती लंबी रेंज ड्रोन मिसाइल जैसे फ्लेमिंगो FP5 भी बड़े पैमाने पर बना रहा है। लेकिन अब बात सिर्फ मिसाइल सप्लाई की नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और को प्रोडक्शन की दिशा में कदम है। इसके बदले यूक्रेन बैटलफील्ड डेटा यूके को देगा। Thanks for all this year of the support of your country, governments, and His Majesty. Thank you. You are very welcome. I'm so happy that you chosen to come to our country, especially these days. ज़ेलेंस्की और ईडी बर्नहम के बीच हुई डील में सबसे बड़ा ट्विस्ट सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एआई और बैटलफील्ड डेटा भी है। ब्रिटेन और यूक्रेन ने एक नई एआई डिफेंस पार्टनरशिप पर भी दस्तखत किए हैं, जिसके तहत ब्रिटेन को यूक्रेन की एवेंजर्स एआई लैब्स तक पहुंच मिलेगी। यूक्रेन ने युद्ध के दौरान ड्रोन, सेंसर और कैमरों से अरबों डेटा पॉइंट जमा किए हैं। इसी डेटा का इस्तेमाल एआई सिस्टम को ट्रेन करने में किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एवेंजर्स सिस्टम हर महीने 1 लाख से ज्यादा ड्रोन वीडियो फीड्स का विश्लेषण करता है और दुश्मन के टारगेट की पहचान में करीब 70% डिटेक्शन रेट हासिल कर चुका है। यानी सौदा सिर्फ ये नहीं है कि ब्रिटेन यूक्रेन को हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी देगा, बल्कि यूक्रेन भी अपने युद्ध के अनुभव और बैटलफील्ड डेटा को ब्रिटेन के साथ शेयर करेगा। और यही वो हिस्सा है जो इस पूरे समझौते को रूस के लिए और ज्यादा खतरनाक बनाता है, क्योंकि यूक्रेन पिछले 4.5 साल से रूस के खिलाफ ड्रोन और मिसाइल वॉर लड़ रहा है और इस दौरान उसने एआई आधारित टारगेटिंग, ड्रोन ऑपरेशन और युद्ध के रियल टाइम डेटा का एक बड़ा सिस्टम तैयार कर लिया है। अब ब्रिटेन इस युद्ध से हासिल हुए टेक्नोलॉजिकल अनुभव को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री के साथ जोड़ सकता है और शायद यही वजह है कि रूस इससे भड़का हुआ है। क्रेमलिन से जारी एक बयान में कहा गया है कि यूक्रेन में मिसाइल उत्पादन को बढ़ावा देना
युद्ध को खत्म करने की बजाय उसे और भड़काने वाला कदम है। Процессу урегулирования. Именно этим занимается Великобритания. Наши вооруженные силы проводят соответствующую работу, получают соответствующие данные с тем, чтобы выяснять места производства таких ракет. यानी सवाल यह है कि अगर यूक्रेन अपने देश में स्टॉर्म शैडो जैसी मिसाइलें बनाना शुरू करता है तो क्या रूस उन संभावित प्रोडक्शन साइट पर भी हमला कर सकता है? और यहाँ से कहानी सिर्फ रूस बनाम यूक्रेन की नहीं रह जाती, क्योंकि स्टॉर्म शैडो ब्रिटेन की अकेली टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका फ्रेंच वर्जन स्कैल्प है और मिसाइल में ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों की तकनीक का इस्तेमाल होता है। अब फ्रांस और यूक्रेन भी यूक्रेन में इसकी असेंबली लाइन बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यानी यूरोप धीरे धीरे यूक्रेन को सिर्फ हथियार देने से आगे बढ़कर उसे अपने डिफेंस प्रोडक्शन नेटवर्क का हिस्सा बना रहा है, क्योंकि जिस काम में अब तक अमेरिका लीड कर रहा था, अब उसका ठेका यूरोप के देशों ने ले लिया है। और इसका सीधा असर अमेरिका पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर यूरोप यूक्रेन की मिसाइल जरूरतों को सिर्फ अमेरिकी हथियारों से पूरा करने की बजाय अपनी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री और यूक्रेन की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को जोड़ देता है, तो ट्रंप पर यूरोपीय देशों के फैसले से दबाव बढ़ेगा, खासकर ऐसे वक्त में जब यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि इसका मतलब ये नहीं कि यूक्रेन में स्टॉर्म शैडो की फैक्ट्री लगते ही अगले दिन मिसाइलों का बड़े पैमानों पर उत्पादन शुरू हो जाएगा। मिसाइल की घरेलू प्रोडक्शन एक लंबी प्रक्रिया है और शुरुआती तौर पर इसका असर तत्काल युद्ध के मैदान पर नहीं, बल्कि आने वाले महीनों और वक्तों में दिखाई देगा। कई रिपोर्ट में दावा किया गया कि यूक्रेन में इस मिसाइल प्रोडक्शन में 2027 तक का समय लग सकता है, लेकिन रणनीतिक संदेश अभी से साफ है। यूक्रेन अब युद्ध को सिर्फ मिसाइलें भेजना नहीं चाहता, वो यूक्रेन को मिसाइल बनाना सिखाना चाहता है। और यूक्रेन सिर्फ पश्चिमी हथियारों का ग्राहक नहीं रहना चाहता, वो पश्चिमी डिफेंस इंडस्ट्री का पार्टनर बनना चाहता है। यही वजह है कि कीव में हुआ ये समझौता रूस यूक्रेन युद्ध की असली तस्वीर के संकेत दे रहा है, जहां मिसाइलें सिर्फ सप्लाई नहीं होंगी, टेक्नोलॉजी शेयर होगी, एआई डेटा शेयर होगा और युद्ध का अनुभव नई पीढ़ी के हथियारों में बदला जाएगा। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या इससे रूस पर दबाव बढ़ेगा और शांति की राह खुलेगी, या फिर यूरोप और रूस के बीच टकराव एक नए और ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा। लेकिन अभी जंग में दोनों तरफ से आग लगी हुई है। शांति और डील की उम्मीद कई किलोमीटर तक दिखाई नहीं दे रही। अभी हाल के ताजा वीडियो में रूस में यूक्रेन के ड्रोन हमले की तस्वीर सामने आई। दावा किया गया कि यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी ओजोन के लॉजिस्टिक्स ठिकानों पर ड्रोन हमले किए। सोमवार को सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों में ओजोन के गोदामों से धुआं उठता दिखाई दिया। कंपनी के मुताबिक पिछले सिर्फ 3 दिनों में उसके 6 लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ओजोन के एक हब में आग लग गई और ऑपरेशन रोकना पड़ा। कंपनी ने कई लोगों के घायल होने की बात कही। इससे पहले यूक्रेन के सबसे बड़े रिटेल कंपनी वाइल्ड बेरीज के गोदामों को भी निशाना बनाया गया। जुलाई में यूक्रेन ने रूस की सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्ड बेरीज के कम से कम 15 बड़े लॉजिस्टिक हब को निशाना बनाया है। इनमें से 7 से 12 सबसे बड़े गोदामों को नुकसान पहुंचा या गोदाम बंद करने पड़े। पिछले 3 दिनों में यूक्रेन ने ओजोन के 6 गोदामों पर ड्रोन हमले किए। कीव के ड्रोन हमलों के जवाब में रूस ने भी यूक्रेन के गोदामों को जलाना शुरू कर दिया है। ओडेशा में रूस के हमले में 5 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। यूक्रेन के मुताबिक रूस के हमले में ओडेशा इलाके में वेयर हाउस पर हमला हुआ। दावा है कि इस हमले के बाद ओडेशा में 2 हाइपर मार्केट पर असर पड़ा। यानी दोनों तरफ से अब सिर्फ सैन्य ठिकाने ही निशाने पर नहीं है। सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी जंग का नया मैदान बन चुके हैं। यूक्रेन साफ कह चुका है कि उसके पास रूस के खिलाफ डीप स्ट्राइक की क्षमता बढ़ाने के लिए ड्रोन तो हैं,
लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलों की बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन क्षमता नहीं है। और यही वो गैप है जिसे पश्चिमी तकनीक और यूरोप के देश भरने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ रूस भी यूक्रेन की लॉजिस्टिक्स और आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर जवाब दे रहा है, यानी जिस लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को यूक्रेन रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, रूस अब उसी नेटवर्क को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ ये सवाल सिर्फ नहीं है कि कौन कितनी मिसाइलें बना सकता है, सवाल यह है कि कौन दुश्मन की सप्लाई लाइन को ज्यादा तेजी से तोड़ सकता है। सवाल ये भी है कि जंग में कौन कितनी तेजी से किसे थका सकता है, क्योंकि अगर यूरोप यूक्रेन को मिसाइल टेक्नोलॉजी देता है, यूक्रेन अपना बैटलफील्ड डेटा देता है और एआई से टारगेटिंग और बेहतर होती है, तो आने वाले वक्त में रूस के खिलाफ यूक्रेन की डीप स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। रूस अगर इन नई प्रोडक्शन और लॉजिस्टिक साइट को निशाना बनाता है तो यूरोप की तकनीक और यूरोप के हित सीधे रूसी हमलों के दायरे में आ सकते हैं। यानी जिस जंग को अब तक रूस और यूक्रेन के बीच की जंग कहा जा रहा था, उसके अंदर यूरोप की भागीदारी अब सिर्फ हथियार भेजने तक सीमित नहीं रह गई है। और यही वो मोड़ है जहां सवाल उठता है, क्या यूरोप यूक्रेन को मजबूत करके शांति की टेबल तक पहुंचना चाहता है या रूस के साथ टकराव को और सीधा कर रहा है।